तो बेटा प्रीवियस क्लास में हमने ब्रीच पे डिस्कशन करा था। एक बार मैं जल्दी से बेटा रिकॉल दूंगा आपको, ब्रीच में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, और फिर जो है आज हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे और अगले आगे बढ़ेंगे कंटिंजेंट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स में। फिर हमारा लास्ट यूनिट बच जाएगा कंटिंजेंट के बाद स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हमें 5 कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने हैं, 5 को आराम से पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फिर फिनिश। ठीक है बेटा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैंने बताया था जब कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में अपनी रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने से फेल हो जाती है या रिफ्यूज कर देती है, तो हम बोलते हैं इस पार्टी ने क्या कर दी, ब्रीच। ब्रीच जो है वो दो टाइप की होती है, एक होती है एक्चुअल ब्रीच, एक होती है एंटिसिपेटरी ब्रीच। सुरेश, एक्चुअल ब्रीच में आप जो है ब्रीच करते हो ऑन द डेट ऑफ परफॉर्मेंस या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस। जब आप ऑन द ड्यू डेट को ब्रीच करते हो तो उसे एक्चुअल ब्रीच बोलते हैं। एंटिसिपेटरी ब्रीच में भी आप ब्रीच कर रहे हो, लेकिन वो होता है बिफोर द ड्यू डेट। क्या होता है बेटा, बिफोर द ड्यू डेट। अब एंटिसिपेटरी ब्रीच में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद रखनी है। पहली बात तो ऑब्वियसली ये ड्यू डेट के बिफोर होती है। एंटिसिपेटरी ब्रीच एक्सप्रेस और इंप्लाइड दोनों तरीके से हो सकती है। और दूसरी बात बेटा, जब भी एंटिसिपेटरी ब्रीच होगी तो उसके दो इफेक्ट होंगे। कितने इफेक्ट होंगे, दो। पहला इफेक्ट ये होगा कि आप जो है इमीडिएट बेसिस पे विदाउट वेटिंग फॉर द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट को आज ही रिसाइन कर दो, आप दूसरी पार्टी को सूट फॉर डैमेजेस कर दो आज ही इमीडिएट बेसिस पे, ड्यू डेट का वेट ही मत करिए। पहला ये। दूसरा ये है कि भैया आज आप कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन ना करके उसे स्टिल ऑपरेटिव ट्रीट करो और वेट करो टिल द डेट ऑफ परफॉर्मेंस, और अगर ड्यू डेट को भी पार्टी ने एक्चुअल ब्रीच कर दी फिर आप जाके वो रिसाइन करो, डैमेजेस क्लेम करो, व्हाटएवर जो भी आपको करना है। फिर मैंने बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भैया जब भी आपकी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ब्रीच की क्या रेमेडीज होती है। तो टॉपिक क्या है बेटा, रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टॉपिक क्या है बेटा, रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जो रेमेडीज है ना फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बेटा ये जो है ये हमेशा उसको मिलती है, किसको, पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट, जो भैया जिसकी कोई गलती नहीं उसको मिलेंगी रेमेडीज। 5 रेमेडीज अवेलेबल है। सबसे पहली रेमेडी थी रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये क्या बोल रहा है सिंपल शब्दों में, अगर एक पार्टी अपनी रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन में ब्रीच करती है तो सामने वाली पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकती है, रिसाइन। जब आप ब्रीच कर रहे हो मैं कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करूंगा, क्या मैं अब अपनी ऑब्लिगेशन के लिए हूं लायबल? अरे मैं भी अपनी ऑब्लिगेशन से क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया, फ्री हो गया। और अगर कोई डैमेजेस का केस है तो मैं डैमेज भी क्लेम कर सकता हूं। तो अगर आपने ब्रीच करा तो पहला पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट सुयश क्या कर सकती है, रिसाइन कर द कॉन्ट्रैक्ट, वो अपनी रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन से फ्री हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी, और अगर कोई डैमेजेस है तो डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं। सेकंड आता है बेटा सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस व्हेन डैमेजेस आर नॉट एन एडिक्वेट रेमेडी। तो उस सिनेरियो में आप दूसरी पार्टी को सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर सकते हो और आप कैरी आउट करवा सकते हो कि भैया मुझे तो वही प्रॉमिस को परफॉर्म करना है जो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था। ठीक है। तीसरा था बेटा सूट फॉर इंजंक्शन। अब ये क्या होता है, इंजंक्शन बेसिकली एक ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट होता है। क्या होता है, ऑर्डर फ्रॉम। तो यहां पे दोनों में टेक्निकली ये थोड़ा ओवरलैप होता है, बट यहां पे एक स्पेसिफिक इंजंक्शन ऑर्डर इशू होता है। कोर्ट ये इंजंक्शन ऑर्डर उसको इशू करता है जो पार्टी में ब्रीच होती है, और वो ब्रीच वाली पार्टी को ये ऑर्डर देती है और कहती है भैया जो आपने प्रॉमिस करा था ना करने का उसे प्लीज मत करिए, और जैसा करने का बोला था वैसा करिए। तो यहाँ पे एक इंजंक्शन ऑर्डर इशू होता है बाय द कोर्ट, और ये इंजंक्शन ऑर्डर जो है ये कोर्ट इशू करता है पार्टी जिसने ब्रीच करा है उसको। नेक्स्ट आया था बेटा सूट फॉर डैमेजेस। अब मैंने आपको बताया था भैया जब भी कोई ब्रीच होता है तो सामने वाली पार्टी के पास डैमेजेस का भी ऑप्शन आता है। अब डैमेजेस में वो जितने भी डैमेजेस है क्लेम कर सकती है। अब मैंने बताया डैमेजेस जो है वो कितने टाइप के होते हैं, तो मैंने स्टार्ट करा सबसे पहले जनरल ऑर्डिनरी डैमेज। ये नेचुरल और डायरेक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट से बिल्कुल डायरेक्टली कनेक्टेड। ये था स्पेशल डैमेज। आपको याद है स्पेशल डैमेज, ये जो होता है ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस में आता है, नेचुरल नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है। जैसे इसके कॉन्ट्रैक्ट से दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हिल गया था। थर्ड था विंडिक्टिव और एग्जाम्पल डैमेज, जो दो ही केस में आता था। पहला, अगर आपने किसी को मैरी का प्रॉमिस करा है उसे ब्रीच करे, और दूसरा अगर किसी बैंकर ने रॉन्गफुल डिसऑनर कर दिया है आपका चेक या कोई भी पेमेंट। नेक्स्ट नॉमिनल डैमेज। बेटा ये वो डैमेज है जिसमें ब्रीच हुआ है लेकिन पार्टी ने कोई भी रियल एक्चुअल डैमेज को बियर नहीं करा। बहुत इतना नॉमिनल अमाउंट है, 1 रुपए 2 रुपए, बहुत छोटा अमाउंट, इतना छोटा अमाउंट कि वो कोई एक्चुअल डैमेज है ही नहीं एक्चुअली। तो यहां क्या है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट ही हैज नॉट इन फैक्ट सफर्ड एनी रियल डैमेज। तो ये बहुत नॉमिनल होता है, तभी नॉमिनल डैमेज बोला हुआ है। और लास्ट डैमेजेस फॉर डिटोरेशन कॉज्ड बाय डिले। तो जब भाई कैरियर में आप गुड्स ले जा रहे हो और उसमें डिले की वजह से गुड्स फिजिकली डैमेज हो जाते हैं तो उस केस में ये अपनी वैल्यू लूज कर देते हैं,
तो उस केस में आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो कैरियर से ट्रांसपोर्टेशन में, कि भैया जो ट्रांसपोर्ट कर रहा था ना ट्रक वाला, आप उसे बोलो कि भैया डैमेजेस को रिकवर करवाओ। क्लियर है? अब इसमें एक डैमेज बच गया था, हम वो डैमेज फटाफट लिख लेते हैं। याद है आपको लास्ट डैमेज क्या था बेटा? प्रीफिक्स डैमेज। तो मैं पहले प्रीफिक्स डैमेज को लिखवाऊंगा, उसके बाद एक छोटा सा डिफरेंस है और एक एक फिर हमारा लास्ट बच जाएगा क्या? सूट फॉर क्वांटम मेरिएट। 5 थे ना, तो हमने डैमेज कर लिया, रिसेशन कर लिया, स्पेसिफिक इंजंक्शन, क्वांटम मेरिएट बच जाएगा बेटा केस स्टडी के लिए। बढ़िया क्वेश्चन, उसको करवा के चैप्टर खत्म। तो आप हेडिंग डालो बेटा पहले तो पॉइंट नंबर एफ। अभी तो डैमेजेस ही चल रहा है। डैमेजेस में लास्ट डैमेज का टाइप आता है बेटा, दैट इज प्रीफिक्स डैमेज। हाँ बेटा ये ना ब्रीच के कितने रेमेडी थे? 5 थे ना। मैंने पहले रिसेशन कराया, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया, इंजंक्शन कराया, फिर डैमेजेस आए। अब डैमेजेस में सारे टाइप हो गए, ये खत्म करते ही एक पॉइंट इसका बचा, करते ही फिर लास्ट क्वांटम मेरिट बच जाएगा, ब्रीच के सारे रेमेडी खत्म। प्री फिक्स्ड डैमेज बेटा नाम से आप आइडिया लगा सकते हो क्या वर्ड है? प्री फिक्स्ड। वर्ड अपना मतलब खुद ही बता रहा है, प्री फिक्स्ड। कई बार जब हम किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं तो हमें ब्रीच का डर होता है बेटा। जैसे मैं और सुयश कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए, तो मुझे लगा यार ये अगर गुड सप्लाई नहीं करेगा ना बड़ी गड़बड़ हो जाएगी मेरे लिए। तो मैं कॉन्ट्रैक्ट में जो लॉस हो सकता है उसे कंप्यूट करूंगा कि यार अगर सुयश ने ब्रीच करी, सुयश मुझे मोटा मोटा ना 1 लाख का लॉस होगा, ऐसा मेरे को लगता है, आइडिया से एस्टिमेट होता है। कॉन्ट्रैक्ट में उस लॉस के डर से मैं पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में टर्म डाल दूंगा, जिस भी व्यक्ति ने ब्रीच करी एक प्रीफिक्स्ड अमाउंट है 1 लाख रुपए वो देगा। मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनते टाइम ही टर्म्स में जब आप डिसाइड कर लेते हो कि एक एस्टिमेटेड लॉस जो आपको हो सकता है फ्यूचर में, बेटा समझना 2 चीजें होती है, कंफ्यूज कभी नहीं होना। एक होगा प्रीफिक्स्ड और एक होता है पेनल्टी। अब बच्चा ना इसमें कंफ्यूज आता है, मैं दोनों का आपको पहले एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है? प्रीफिक्स क्या होता है, पेनल्टी क्या होता है, आप तभी क्लियरली समझ पाओगे। एक होता है बेटा प्रीफिक्स डैमेज, एक होता है बेटा पेनल्टी। आज मैंने और सुयश ने, ये मैं हूं, ये सुयश है, हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया और मुझे लग रहा है ऐसा कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच हुआ तो उससे एस्टिमेटेड लॉस कितना होगा? बेटा एस्टिमेटेड लॉस कितना होगा मेरे को? 1 लाख। ऐसा मुझे लग रहा है, अगर सुयश ने ब्रीच करा तो उस ब्रीच से मेरा एस्टिमेटेड लॉस 1 लाख होगा, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट में 1 लाख का प्रीफिक्स डैमेज फिक्स कर दूंगा। प्रीफिक्स डैमेज का इंटेंशन क्या होता है कि अगर इन केस मेरा जो मैंने सोचा था कि सुयश ब्रीच करेगा, अगर उसने ब्रीच कर दिया तो मैं अपने लॉस को आराम से रिकवर कर पाऊं और मैं किसी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को फेस ना करूं। सुयश समझ आया? पेनल्टी क्या होती है? पेनल्टी होती है बेटा, ये मैं, ये सुयश, मुझे आज लगता है कि सुयश तो भैया धोखेबाज इंसान है, ब्रीच कर सकता है, तो मैंने सुयश ब्रीच ना करे, सुयश की परफॉर्मेंस को 100% करवाने के लिए मैंने बोल दिया सुयश पेनल्टी है बेटा अगर ब्रीच करा तो, अगर तूने ब्रीच करा तो क्या होगा? पेनल्टी। इसलिए सर कितना, जितना आपको लॉस होगा, मैंने कहा ना 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 लॉस नहीं, लॉस कितना होगा? 1 लाख, उसका 100 टाइम्स, मतलब पेनल्टी 100 टाइम्स रख दी किसकी? लॉस की। अब दोनों में डिफरेंस समझो। पहला, प्रीफिक्स डैमेज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बनते टाइम ही डिसाइड होता है और वो उतने अमाउंट का होता है
सूरज जितना तेरे को क्या हो सकता है, एस्टिमेटेड लॉस। पेनल्टी जो होती है वो एस्टिमेटेड लॉस नहीं होती, वो एस्टिमेटेड लॉस का एन नंबर ऑफ टाइम्स होती है जानबूझ के। सेकेंड, प्रीफिक्स डैमेज जो है ना, उसको लगाने का पर्पस कॉन्ट्रैक्ट में होता है बेटा कि आप ब्रीच से होने वाले लॉसेस को रिकवर कर पाओ। पेनल्टी लॉसेस नहीं होती, पेनल्टी होती है ताकि आप सामने वाली पार्टी से इंश्योर करवा पाओ कि वो परफॉर्मेंस करे, उसको लगे। अब देखो, अगर लॉस रिकवर करना है, पेनल्टी लगाते क्या होगा भाई, सूरज की फटी पड़ी होगी, अगर गलती से ब्रीच कर दिया तो क्या होगा भाई, 100 टाइम्स देना पड़ेगा। यहां पे क्या है, यहां पे तो ब्रीच हो भी गया तो मेरा इंटेंशन सिर्फ ये है मेरा लॉस रिकवर हो जाए। पेनल्टी में इंटेंशन होता है कि सामने वाली पार्टी इंश्योर करे कि ब्रीच ना हो, परफॉर्मेंस हो। दोनों में डिफरेंस हमारा है, ये एस्टिमेटेड लॉस अमाउंट होती है, ये एस्टिमेटेड लॉस का एन नंबर ऑफ टाइम्स होता है। प्रीफिक्स डैमेज का एम होता है टू रिकवर द लॉसेज जो इनकर्ड होते हैं फ्रॉम ब्रीच। पेनल्टी का एम होता है टू एंश्योर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये इसका एक ही सोलो मोटिव है कि भैया परफॉर्मेंस हो और कोई ब्रीच करने का सोचे भी ना, फट जाए ब्रीच सोच से। अभी जब पता लगेगा कि 1 लाख का लॉस है, 100 टाइम्स हो गया 1 करोड़, तो ये तो भैया इसका तो गला सूख जाएगा ना, ना ना भैया ब्रीच मत कर, सर की परफॉर्मेंस पहले निकाल। तो डिफरेंस समझ आ रहा है? तो पहले मैं अभी आपको प्रीफिक्स लिखवा देता हूं और उसके बाद मैं आपको दोनों का डिफरेंस है। हाँ, एक चीज याद रखना यार, सुरेश एक नॉर्मल सी बात बता, अगर तूने प्रीफिक्स डैमेज फिक्स करी 1 लाख, अब ये तो एस्टिमेटेड लॉस है, एक्चुअल लॉस क्या हो सकता है, इससे ज्यादा इससे कम। अगर आपने प्रीफिक्स फिक्स करा है 1 लाख पे और एक्चुअल लॉस हो गया 70,000, आई रिपीट, आपने प्री फिक्स डैमेज कितना रखा था, 1 लाख, लेकिन एक्चुअल लॉस कितना हुआ, कितना लोगे बेटा, एक ही लेंगे 70,000। अबे पागल, तो 1 लाख। अगर प्रीफिक्स डैमेज से कम एक्चुअल लॉस होता है तो भैया जितना आपका इंटेंशन लॉस रिकवर करना था ना, तो ये बेसिकली मैक्सिमम कैप है, आप ये समझो। हाँ, अगर एक्चुअल लॉस जो है वो 1.5 लाख हो गया, अब आप ये थोड़ी बोलोगे, आप बोलोगे भाई प्रीफिक्स डैमेज 1 लाख का था, मैं 1 लाख रिकवर कर दूंगा, मैं 1 लाख दे दूंगा, बाकी 50,000 का तो लॉस आप पे ही होगा। समझ आ रही बात? लेकिन जनरली जो बंदा प्रीफिक्स करेगा वो सारा हिसाब किताब लगा के करेगा, तो ज्यादा एक्सीड कर जाए लॉस, ऐसा होता नहीं है। बट मैंने बता दिया प्रोविजन दोनों के केस में क्या करना है। क्या मैं लिखवाऊं बेटा अब आपको? बहुत बढ़िया। तो बेटा आप जो है मेरे साथ मस्त करके लिखना स्टार्ट करेंगे प्रीफिक्स डैमेज। इसमें लिखो, समटाइम्स parties to a contract stipulate at the time of its formation। बेटा स्टिपुलेट्स मतलब होता है रिक्वायरमेंट लगाना या कंडीशन लगाना। स्टिपुलेट्स मतलब क्या होता है, कंडीशन लगाना या एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो अंडरलाइन करके लिख लेना उसे। समटाइम्स पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट stipulate at the time of its formation that on a breach of contract by any of them, comma, a certain amount will be payable as damage, will be payable as डैमेज। ये बेटा स्टिपुलेट कर दिया है, मतलब एक कंडीशन लगा दी कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन पे कि भैया अगर किसी पार्टी ने ब्रीच करा तो एक सर्टेन अमाउंट पेबल होगा एज डैमेज। अब ये हाँ, तो जैसे एनी ऑफ देम है, उसमें से जैसे आपको मैं कॉन्ट्रैक्ट है, मेरे को कुछ देना है, हाँ, तो अगर मैं डैमेज करूंगा तो मुझे 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आपने डैमेज तो मुझे 1 लाख देने पड़ेंगे। मान ले मैंने तेरे से गुड्स ले लिया, तेरे को पेमेंट नहीं कर रहा, पेमेंट जो है वो नहीं कर रहा और उसकी वजह से तुझे लॉस हो रहा है, तो वो डैमेजेस में दूंगा तेरे को, दोनों पार्टीज के लिए विल बी पेबल एज डैमेज। पॉइंट नंबर 1 था इसमें, ठीक है। पॉइंट नंबर 2,
इट मे अमाउंट टू आइदर लिक्विडेटेड डैमेजेस, बेटा प्रीफिक्स डैमेज कितने टाइप के होते हैं? प्रीफिक्स डैमेज में या तो आप लिक्विडेटेड डैमेज ले सकते हो। लिक्विडेटेड क्या? अरे मैंने एक छोटी सी गलती कर दी, वो जो तुम्हें डिफरेंस बताया था ना प्रीफिक्स और पेनल्टी का, वो छोटी सी गलती हो गई बेटा। प्रीफिक्स के दो टाइप होते हैं, लिक्विडेटेड और पेनल्टी। वो प्रीफिक्स के साथ लिक्विडेटेड था। प्रीफिक्स में दो टाइप होता है, लिक्विडेटेड और पेनल्टी। लिक्विडेटेड में आप रीजनेबल अमाउंट लेते हो जो आपको लॉस हो सकता है, एस्टिमेटेड लॉस, और ये लॉस को रिकवर करने के लिए होता है। पेनल्टी प्रीफिक्स का पार्ट है और वो जनरली रीजनेबल अमाउंट का एन नंबर ऑफ टाइम्स होता है, ठीक है। तो इट मे अमाउंट टू आइदर लिक्विडेटेड डैमेज, दैट इज, बेटा इसमें लिख लेना क्या होता है, अ रीजनेबल estimate of the likely loss in case of breach, और प्रीफिक्स डैमेज का अमाउंट या तो लिक्विडेटेड डैमेज हो सकता है या फिर और क्या हो सकता है, पेनल्टी। अब पेनल्टी क्या है, दैट इज an amount arbitrarily fixed as the damages payable। ठीक है बेटा, आई होप दिस इज क्लियर, राइट। प्रीफिक्स डैमेज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर ही स्टिपुलेशन लगा देता है कि ब्रीच के केस में सर्टेन अमाउंट देना है। अब ये सर्टेन अमाउंट कितने टाइप का हो सकता है, दो। या तो आप क्या लिख सकते हो, लिक्विडेटेड डैमेज, या क्या ले सकते हो, पेनल्टी। बेटा लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होता है, रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ लाइकली लॉस। रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ जो लॉस हो सकता है उसका एक एस्टिमेट। लेकिन जो पेनल्टी होता है ना, वो बेटा एक अमाउंट आर्बिट्रली फिक्स्ड एज डैमेज, मतलब आर्बिट्रली मतलब नंबर रैंडम। लॉस कितना, 1 लाख, 10 लाख लूंगा। लॉस कितना, 50 लाख, 50 करोड़ लूंगा। आर्बिट्रली मतलब जो भी अमाउंट होगा उसका टाइम्स, सर्टेन टाइम्स, और जनरली अच्छा खासा अमाउंट होगा। तो आप दोनों में से कोई भी प्रीफिक्स लगा सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट बनते टाइम डिसाइड होगा कि लिक्विडेटेड लगेंगे या पेनल्टी। लास्ट पॉइंट नंबर 3 लिख लो बेटा प्रीफिक्स में, सेक्शन 74। प्लीज बेटा इसे इंपॉर्टेंट कर लेना। सेक्शन 74 provides that if a sum is named in a contract as the amount to be paid in case of breach, comma, the amount paid will not exceeds the amount so named। बेटा ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था। सेक्शन 74 ने क्या बोला, सुनो बेटा समझो। कह रहा है मान लीजिए, एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना। सुयश, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बेटा आपने क्या कंडीशन लगा दी कि कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच में क्या रखेंगे हम,
प्री फिक्स डैमेजेस रखेंगे। ठीक है, तो तेरा मेरा कॉन्ट्रैक्ट बना था, तूने पहले बोल दिया सर ब्रीच में ना हमें ऐसे काम करेंगे, प्रीफिक्स डैमेज रखते हैं, ब्रीच नहीं होगी। ठीक है, मैंने बोला सुरेश प्रीफिक्स में कौन सी वाली, तो तूने कहा सर एक काम करते हैं हम ना, पेनल्टी तो ज्यादा हो जाएगी, हम एक काम करते, क्या करते हैं, लिक्विडेटेड रखते हैं। कैसी रखते हैं? तूने बोला सर हम प्रीफिक्स में कौन सी रखेंगे, लिक्विडेटेड डैमेजेस। अब बेटा दोबारा बताने का, लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होता है, जिसमें क्या होता है बेटा, जिसमें रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ लॉस होता है, रीजनेबल एस्टिमेटेड अमाउंट होती है ऑफ लॉस। तो सुरेश और मैंने प्रीफिक्स लगा दिया लिक्विडेटेड कि भैया एक अमाउंट रखते हैं। अब लेट्स अज्यूम हमने लिक्विडेटेड डैमेजेस कितनी रखी सुरेश, 1,00,000 बेटा। अब जो एक्चुअल लॉस हुआ ड्यू टू ब्रीच, वो दो केस में डिवाइडेड है संदीप। या तो क्या होगा वो 1,50,000, या फिर क्या होगा बेटा वो 70,000। मतलब एक्चुअल लॉस के दो केस, या तो वो प्रीफिक्स डैमेज जो भी पेनल्टी लिक्विडेटेड है उससे ज्यादा होगा या फिर कम। बेटा अगर वो उससे ज्यादा होगा तो बेटा इस सिनेरियो में और इस सिनेरियो में दोनों में क्या डिफरेंस देखो, लिक्विडेटेड कितना था 1,00,000, एक्चुअल लॉस कितना हुआ 1.5 लाख, घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुमने पहले से एस्टिमेट लगाया था ना 1,00,000 के प्रीफिक्स। तो बेटा इस केस में लाइबल ओनली फॉर 1,00,000। जो पार्टी ब्रीच करेगी वो दूसरी पार्टी को 1,00,000 के लिए ही लाइबल होगी, और इस केस में लाइबल ओनली फॉर 70,000। जब एक्चुअल लॉस ही 70 हुआ है तो आपको एक थोड़ी देंगे, वो 70 देंगे। मतलब ये समझना, ये जो लिक्विड डैमेज होती है ना लिक्विडेटेड, ये मैक्सिमम लिमिट है, इसको एक्सीड नहीं कर सकते आप। पेनल्टी जो होती है ना बेटा, पेनल्टी के केस में लॉस कभी ज्यादा हो नहीं सकता, क्योंकि पेनल्टी तो एक वैसी आर्बिट्ररी नंबर है। लॉस जो आपको लग रहा है ना का, उसका आपने ऑलरेडी 10 कर दिया है, तो लॉस एक्चुअल में उससे ज्यादा कैसे हो जाएगा, समझ रहे हो? तो जनरली पेनल्टी में ज्यादा कम नहीं होता, इसमें या तो ज्यादा होगा या कम होगा, फिर आपको ध्यान रखना है क्या करना। पहले बताओ बात समझ आई बेटा, एग्जांपल वगैरह सब दे दिया मैंने। ये आपका प्रीफिक्स डैमेज होता है, खत्म। सेक्शन 74 याद रखना है इसमें अच्छे से। कोई दिक्कत? चलो बेटा फिर लास्ट पॉइंट पे आ जाओ। प्री लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी में डिफरेंस समझ आ गया? पक्का ना? 2 पॉइंट याद रखना। लिक्विडेटेड डैमेजेस रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ लॉस होता है, वो एक आर्बिट्रेस नंबर होता है, फिक्स करा जाता है, जनरली लॉस से ज्यादा, बहुत ज्यादा। लिक्विडेटेड डैमेजेस का पर्पस क्या होता है, लॉस होने से आप रिकवर कर पाओ, ब्रीच से जो लॉस होगा उसे रिकवर कर पाओ। पेनल्टी का होता है कि इंश्योर हो कि ब्रीच ही ना हो। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट एक और आ जाओ बेटा, डैमेजेस वाला पॉइंट भी खत्म हो गया, सबसे बड़ा। तो मैंने आपको 4 पॉइंट स्टार्टिंग में करा दिए रेमेडीज। अब लास्ट कौन सी रेमेडी बची है, सूट फॉर क्वांटम मेरिएट। अब डालो बेटा पॉइंट नंबर 2 3 4, पॉइंट नंबर 5 डालो फिर। अब जितना वो नाम से टेढ़ा लग रहा है, आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा सर ये तो उतना ही सिंपल है। इसमें कोई रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है बेटा। अभी देखो तुम्हें ना ऑलरेडी ये आता है। अब जैसे मैं संदीप से पूछूंगा ना, संदीप गारंटेड मुझे सही आंसर बताएगा, मुझे भरोसा है संदीप पे। संदीप भाई बेइज्जती मत करवाइयो। ये पॉइंट नंबर 5 है बेटा, ठीक है। अब जरा पेन रखो, पहले सुन लो। पहली बात, क्वांटम मेरिट का सीन आता कब है ये समझो। बेटा मान लीजिए ये है आपके रोहित सर, मतलब मैं, और ये है
सैंडी डॉन, संदीप भाई है हमारे। अब मेरे और संदीप भाई में बेटा कॉन्ट्रैक्ट बना था, मेरे और संदीप भाई में कॉन्ट्रैक्ट बना था। सर कैसा कॉन्ट्रैक्ट? बेटा हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना क्या? अबे नहीं, किडनैप नहीं। मैंने बोला संदीप भाई मैं आपको लॉ की ट्यूशन दूंगा और बदले में आपसे क्या लूंगा? फी चार्ज करूंगा। कोई दिक्कत भाई? एकदम बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट है, लॉ की ट्यूशन बदले में फी चार्ज। तो मैंने क्लियर टर्म्स करी। मैंने कहा संदीप मैं तुझे सीए फाउंडेशन जनवरी 25 अटेम्प्ट के लिए क्या पढ़ाऊंगा? पूरा पूरा का पूरा बिजनेस लॉ पढ़ाऊंगा 100 मार्क्स का। इसने कहा ओके सर, बिल्कुल क्लियर है सर। सर सारे चैप्टर? मैंने कहा हाँ बेटा सारे चैप्टर, कॉन्ट्रैक्ट हो गए, सारे एक्ट, एवरीथिंग ओके। और संदीप कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम हम दोनों की भाईबंदी इतनी थी कि ना तूने पैसे की बात करी ना मैंने पैसे की बात करी। मान के चलते हैं मैं और तू एक दूसरे को अच्छे से जानते भाई, बहुत पुराने रिलेशन है। तूने ना फीस पूछी, मैंने तुझे ना फीस बताई। बेटा मैंने बोला लॉ के ट्यूशन बेटा कल से आ जाओ, कल से क्लास स्टार्ट है और पूरा सीए फाउंडेशन का लॉ पढ़ाऊंगा 100 मार्क्स का, पूरी कंडीशन। लेकिन अभी पैसों की कोई बात नहीं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, बट रेमनरेशन इज नॉट डिसाइडेड। बेटा बट रेमनरेशन जो है, कंसिडरेशन जो है, इज नॉट डिसाइडेड। अब बेटा इसके पूरा सब्जेक्ट का सिलेबस हो गया खत्म। संदीप मैंने तुझे सब कुछ पढ़ा दिया, तेरा पेपर हो गया बेटा, तूने पेपर भी पास कर लिया। अब तू मेरे पास आया और तूने कहा सर आपने मुझे पढ़ाया, मैं पास हो गया फाउंडेशन में, लॉ में मेरे इतने मार्क्स आए, बहुत खुश था तू। अब तूने कहा सर आपकी फीस देनी थी, सर फीस कितनी हो गई? बट फीस के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट ने कुछ बोला ही नहीं था। कई बार आप कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करते हो और वहां पर आपकी जो रेम्युनरेशन है वो डिसाइड नहीं होती। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, क्वांटम मेरिट और भी जगह लगता है, बट अभी मैं सिंपल वाला दे रहा हूं। फीस डिसाइडेड नहीं होती। अब इस केस में सैंडी तू बता आइडियली सिचुएशन क्या बोलती है? ना तूने पैसे मांगे थे ना मैंने पैसे मांगे थे, कोई डिसाइड ही नहीं होता। अब तू बता तुझे फीस तू देगा गारंटेड, क्या बेसिस पे तुझे फीस देनी चाहिए? क्या वो बेसिस? बिल्कुल लॉजिकल सोचो, बिल्कुल लॉजिकल। हाँ उसके बेसिस पे, हाँ तो उसके बेसिस पे मैंने तो बहुत अच्छा पढ़ाया, तुझे 5 महीने पढ़ाए तो तू कितनी देगा? मैंने बता दिया 5 महीने बहुत अच्छा पढ़ाया, अच्छा पढ़ाया ना? हाँ क्लियर पूछ लो भाई वाले। तो तू कितने देगा वैसे? 10 करोड़ रुपए दे देगा? हमने क्या मोह ले, घर ही ले लो मेरा, रोड पे रह लूंगा क्या? कितने देगा? 15-20? तूने 15-20 क्यों बोला बेटा? 20 ही क्यों बोला बेटा? क्योंकि वो एक इंडस्ट्री का एवरेज रेट है। तूने क्या करा? तूने बोला कि यार रेम्युनरेशन तो डिसाइड नहीं है, लेकिन नॉर्मली इस सर्विस के बदले ऑन एन एवरेज आइडिया से इतना पैसा बनता है। यार सर ने 5 महीने मेहनत करी है, फाउंडेशन पढ़ाया है, पूरा पास हो गया हूं मैं, तो सर की जो फीस है वो सर की कितने हक के पैसे बनते हैं तूने एस्टिमेट लगाया ना? तूने देखा यार मार्केट में जितने भी सीए की कोचिंग है वो 20 से 30 हजार रुपए के बीच में फ्लक्चुएट कर रही है। कोई 20 ले रहा है, कोई 25 ले रहा है, कोई 30 ले रहा है, कोई 35 भी ले रहा है। तो तूने एवरेज पकड़ के बोला सर ये लो सर आपकी फीस 20,000 रुपए तूने दे दिया। क्वांटम मेरिट होता है जब कॉन्ट्रैक्ट जो है ना उसमें रेम्युनरेशन डिसाइडेड नहीं होते, तो आप उस केसेस में क्या करते हो? आप देते हो पैसा उतना जो वर्क के अकॉर्डिंगली सही है। अब मैं आपको इसका अच्छा एग्जांपल देता हूं। जैसे मान ले सुरेश तेरे और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना जिसमें तुझे ये 10 फोन्स को सप्लाई करना था। तूने मुझे 10 फोन्स देने थे, हर महीने एक फोन देना था। पहले महीने एक, दूसरे महीने दूसरा, तीसरे महीने 10 महीने तक 10 फोन देने थे, हर महीने एक। ठीक है? अब और मैं इसे बीच बीच में कभी भी पेमेंट कर दूंगा। मान लो एक फोन जो है वो 1 लाख रुपए का है। अब सुरेश तूने मुझे पहला फोन दिया, दूसरा फोन दिया, तीसरा फोन दिया, चौथा फोन दिया, पांचवा फोन दिया। 5वें फोन के बाद ही रेम्युनरेशन अभी डिसाइड नहीं, तो मैंने बोला कितने दूंगा, कब दूंगा, क्या दूंगा। तूने बीच में ही ब्रीच कर दिया कि सर अब मैं नहीं दे पा रहा। तो बेटा समझ समझ, मैं इस सिनेरियो में ऑन एन एवरेज बेसिस पे
क्या मैं तुझसे कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करके चला जाऊं? ये तो तेरे लिए भी गलत होगा ना यार। तू कहेगा सर देखो कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल था, 10 महीने में 10 फोन, मैंने आपको 5 फोन दिए ना, तो 5 फोन का जितना भाव बनता है उतनी तो पेमेंट कर दो। समझ आ रही बात? तो सूट फॉर क्वांटम मेरिट क्या होता है? जब कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है बट रेम्युनरेशन इज नॉट डिसाइडेड, तो फिर आपको लॉ पता है क्या बोलता है? उस केस में आप एक काम कर सकते हो, आप ये कौन पार्टी करेगी? ये कई बार ब्रीच वाली पार्टी भी कर सकती है। अब जैसे ये तो सुयश के फेवर में ना, मैं कहूँ जी मैं तो तूने ब्रीच कर दिया, मैं तो कोई भी पैसा नहीं दे रहा, तो सुयश के पास भी राइट है, क्यों जा सकता है सूट फॉर क्वांटम मेरिट के लॉ में जाए, कहे देखो सर 10 फोन की बात होती, 5 मैंने दे दिए थे इन्हें, अब बाकी 5 नहीं दे रहा, लेकिन जो 5 दिए उसके पैसे तो दिलवा दो। तो क्वांटम मेरिट होता है जितना काम करा उसके प्रोपोर्शनली पैसे देना। और ये कब कब अवेलेबल होता है? जब कॉन्ट्रैक्ट बनते टाइम रेम्युनरेशन का पार्ट डिसाइडेड नहीं था। और ये उस पार्टी के पास भी अलाउड होता है। अभी तक हमने जितने भी पढ़े वो किसको मिलते थे? पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट। ये पार्टी इन डिफॉल्ट के पास भी होता है कि वो क्वांटम मेरिट के लिए शूट कर दे कि मैं ब्रीज कर रहा हूं लेकिन मैंने जितना काम परफॉर्म कर दिया एटलीस्ट मेरे को उतना के तो पे कर दो। समझ आ रही बात? तो एक ऑप्शन ये भी होता है बेटा। अब आप इस एग्जाम्पल के लिए प्लीज पेज छोड़िएगा और फिर आप लिखना स्टार्ट करिए क्वांटम मेरिट। पॉइंट नंबर 1 लिखना बेटा। When one person has rendered service to another, in circumstances which indicate, हाँ जी, which indicate an understanding between them, that is that it is to be paid for although no particular remuneration has been fixed. अभी एक एक करके बेटा ब्रेक करके समझेंगे। हैज बीन फिक्स्ड, पॉइंट नंबर 2 लिखना। 1 के साथ ही कंटिन्यू है, पॉइंट नंबर 2 अलग से बनाना, लेकिन 1 के साथ ही है। इन सच केस कॉमा द लॉ इनफर a promise to pay quantum merit, that is as much as the party doing the service has deserved, full stop। थर्ड पॉइंट लिखो। इन सिंपल वर्ड्स कॉमा a party under breach is entitled to receive
कंपनसेशन फॉर द वैल्यू ऑफ द वर्क डन। लिखा आपने? अभी एक ही बारी में समझाऊंगा सारा। लास्ट पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 4 क्वांटम मेरिट में। फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, पॉइंट नंबर 4 लास्ट, फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, कॉमा, टू कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड। बेटा ये सूट फॉर क्वांटम मेरिट के लिए, टू कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड। क्या क्या कंडीशन है? कंडीशन नंबर ए, अभी समझाऊंगा ये भी, इट इज ओनली अवेलेबल if the original contract has been discharged, or B, the claim must be brought by a party not in default। इसका क्लेम किसको मिलेगा? पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट। अब समझना चालू करते हैं बेटा। क्वांटम मेरिट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सार बना लेना इसमें। 4 पॉइंट लिखवाए, चारों सुपर इंपॉर्टेंट है। अब मैं समझाना चालू कर रहा हूं। पहली बात, क्वांटम मेरिट में बोल रहा है व्हेन वन पर्सन हैज रेंडर्ड सर्विसेज। सिर्फ एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को क्या दिया? सर्विसेज टू अनदर। लेकिन कैसे? ऐसे सर्कमस्टांस में विच इंडिकेट एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, दोनों के बीच में आपस में क्या है? अंडरस्टैंडिंग, कि इस काम के लिए पेमेंट होगा, लेकिन कोई पर्टिकुलर रेम्युनरेशन फिक्स्ड नहीं हुआ। मतलब सुयश और मैंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट बनाया, मैंने सुयश को सर्विस रेंडर करी, लेकिन सुयश, इस हमारे बीच में एक अंडरस्टैंडिंग थी कि सुयश को जो मैं सर्विस दे रहा हूं उसके बदले पैसे मिलेंगे, लेकिन कितने ये सुयश ने ना ही बताया ना ही मैंने पूछा। मैंने बोला सुयश पूरी लॉ पढ़ाऊंगा, संदीप पूरी लॉ पढ़ाऊंगा, और बेटा पैसे लूंगा, क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, पैसे लूंगा, लेकिन रेम्युनरेशन की फिक्स अमाउंट हमने फिक्स नहीं की। कह रहे इन सच केस लॉ इन्फर करता है अ प्रॉमिस टू पे क्या? क्वांटम मेरिट क्या होता है? एज मच एज पार्टी बीइंग डूइंग द सर्विस एज, जितना आपने सर्विस दी है उसके अकॉर्डिंग जो आप डिजर्व करते हो उतना आपको मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में क्वांटम मेरिट लगता है। बेटा ध्यान समझना, क्वांटम मेरिट कब लगेगा? केस स्टडी में क्लियरली लिखा होगा कि भैया पार्टी ने रेंडर करी सर्विसेज लेकिन रेम्युनरेशन फिक्स नहीं थी, पेड करना था लेकिन रेम्युनरेशन फिक्स नहीं थी, क्या थी? तब क्वांटम मेरिट लगता है। और ये लाइन देखना, एज मच एज द पार्टी डूइंग द सर्विस हैज डिजर्व। आगे बोला इन सिंपल वर्ड्स, अ पार्टी अंडर ब्रीच is entitled to receive compensation for the value of the work done। जितना आपने वर्क करा है उतना कर दो। और ये प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए देखो दो कंडीशन चाहिए, दो कंडीशन। पहला, ओनली अवेलेबल, जब ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट से आप क्या हो जाओगे? और ये क्लेम जो है ये सिर्फ किसको मिलेगा? पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट को। जैसे समझना बेटा, इसी पे आ जाओ। ये कॉन्ट्रैक्ट बना था, लॉ ट्यूशन फीस चार्ज करूंगा, कितनी नहीं बताया, पूरा ये कंडीशन बता दी थी। अब देखो बेटा, मैंने ना इसको मान लो 6 मंथ तक पढ़ाया, डिसाइड होता 6 मंथ पढ़ाना है, क्लियर है? मैंने फर्स्ट मंथ पढ़ाया, सेकेंड मंथ पढ़ाया,
3rd मंथ पढ़ाया। अब संदीप भाई मेरे पास आते हैं और कहते हैं सर मुझे अब कंटिन्यू नहीं करना, सर मेरा ना घर शिफ्ट हो रहा है दूर, तो मुझे दूर पड़ेगा, मैं नहीं पढ़ सकता आपसे। पहली बात, संदीप ने ब्रीच करा जिसकी वजह से मैं अपने ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो चुका हूं। अब मुझे 6 महीने पढ़ाना नहीं, फीस मिलेंगी नहीं, दोनों डिस्चार्ज हो गए क्योंकि तूने ब्रीच कर दिया ना। दूसरा, मैं तो पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट हूं ना, मैंने तो पढ़ाने से मना नहीं करा, तू मना कर रहा है। अब मेरे पास राइट है कि मैं संदीप को दे संदीप 6 महीने के नॉर्मली मैं डिजर्व करता था 20,000 रुपए, मैंने तुझे 3 महीने पढ़ाया, तो मेरे को कितने क्वांटम मेरिट के हिसाब से मिलने चाहिए? 10,000। मैं क्लेम कर दूंगा सूट क्वांटम मेरिट, बता दूंगा भाई देखो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को इसने ब्रीच करके डिस्चार्ज हो गया मैं। दूसरा, मैं डिफॉल्ट में था, इसने बढ़ाने से मना करा, तो अब मैं जितना डिजर्व करता हूं उसके प्रोपोर्शन में मुझे पेमेंट देता। तो ये 2 कंडीशन। आई होप बेटा क्वांटम मेरिट भी आपको समझ आ गया हो, पक्का ना बेटा? वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, पे स्टडी बनकर कर आती है बहुत बार इसमें। वैसे तो डायरेक्ट 8 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, पता है क्या? रेमेडीज बताइए ब्रीच की, डायरेक्ट क्वेश्चन, पांचों बतानी थी ऑब्वियसली, फिर आप 8 नंबर में पांचों बतानी है, इतना डीप नहीं बताओगे आप। ये नहीं कि डैमेजेस के साथ डैमेजेस दबा दबा के एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन सब करना है लेकिन थोड़ा थोड़ा हो जाएगा फिर, ठीक है? डैमेजेस के टाइप सारे बताओगे लेकिन थोड़े थोड़े बस, और अगर पर्टिकुलर किसी पे आ गया तब तो दबा के लिखना पड़ेगा आपको अच्छे से। एक लास्ट टॉपिक क्वांटम मेरिट में एक और आता है। क्वांटम मेरिट में हेडिंग है ये थोड़ी सी, तो आप इसे ना हेडिंग फॉर्म में बना लेना, क्वांटम मेरिट का ही पार्ट है। द क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट अराइजेज इन दी फॉलोइंग केसेस। बेटा इन केसेस में हमेशा आप क्या लोगे? क्वांटम मेरिट के लिए क्लेम लोगे। फॉलोइंग केसेस कौन से वो केसेस है जरा देख लो, 5-7 केसेस है। अराइजेज इन दी फॉलोइंग केसेस। नंबर 1 बेटा, व्हेन an agreement is discovered to be void or when a contract becomes void। बेटा याद है आपको void जो पहले लॉ में इन्फोर्सेबल था बट अब सीज टू बी इन्फोर्सेबल हो गया हो? याद है हिमाचल से लकड़ी सप्लाई करनी थी, मैं फर्नीचर की दुकान में था, लेकिन 2 महीने के बाद हिमाचल गवर्नमेंट ने लकड़ी काटने में बैन लगा दिया। अब सुयश कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, लेकिन 2 महीने तूने जो, अब देख ना तेरी गलती ना मेरी गलती है, मैं तो डिफॉल्ट में हूं नहीं ना, लेकिन हाँ 2 महीने जो मैंने तुझे लकड़ी सप्लाई करी है बेटा उसके तो पैसे देगा ना, क्वांटम मेरिट लगेगा। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बीच में वॉइड बन जाता है तो उस केस में वॉइड बनने से पहले तक की परफॉर्मेंस के लिए आप क्वांटम मेरिट लगा सकते हो, पहला पॉइंट। दूसरा, आप क्वांटम मेरिट कब लगा सकते हो? when something is done without any intention to do so gratuitously, सॉरी, लैंग्वेज बहुत अच्छी है बेटा। कह रहा है जब कोई व्यक्ति काम करता है जिसमें उसका इंटेंशन ग्रेटिट्यूअस नहीं होता, बहुत बढ़िया लैंग्वेज लिखी है, देखो क्या बोल रहा है, व्हेन समथिंग इज डन, आगे लिखा है ग्रेटिट्यूअसली, लेकिन यहां क्या लिखा है? विदाउट, मतलब उसकी ग्रेटिट्यूड इंटेंशन नहीं है। ग्रेटिट्यूअस क्या होती है बेटा? ग्रेटिट्यूअस होती है जब जहां पे ना ग्रेटिट्यूड शो करते हुए कोई काम करते हो, बी थैंकफुल। अब जैसे सुयश मेरे लिए पानी ले आया, एज अ टीचर वो ग्रेटिट्यूड शो कर रहा है, लेकिन जब कोई आप ऐसा काम करते हो जहां पे आपकी ग्रेटिट्यूड इंटेंशन नहीं है, मतलब आप थैंकफुल नहीं, अपने मोटिव के लिए काम कर रहे हो। आपका मोटिव क्या है? पैसा चाहिए मुझे, लेकिन आपने मुंह से बोला नहीं है, लेकिन आप काम कर रहे हो और आपको पता है, सामने को भी पता है, आपको भी पता है कि वो ग्रेटिट्यूडली एक्ट नहीं है,
उसके पीछे पैसे का इंटेंशन है, लेकिन आपने मुंह से बोला नहीं कितने पैसे, तो फिर क्या लगाना पड़ेगा, क्वांटम मिनट लगाना पड़ेगा। जब मुझे पता है सुरेश मुझे पानी पिला रहा है, सुरेश को भी पता है सुरेश मुझे पानी पिला रहा है, लेकिन वो ग्रेटिट्यूडली तो नहीं है, तो मैं बोलूंगा ले सुरेश 50 रुपए 2 छोटी गोल्ड पी लियो। 30 रुपए। अब मुझे पता नहीं ना भाई, मैं पीता नहीं। थर्ड लिखो बेटा, वेयर देयर इज एन एक्सप्रेस और implied contract to render services, but there is no agreement as to remuneration। बेटा ये तो मैंने आपको सबसे पहले ही पॉइंट बताया था ना। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाए तब आप क्वांटम मेरिट लगाओगे, वॉइड बनने से पहले तक के काम के लिए। दूसरा, अगर कोई एक्ट हो रहा है लेकिन वो ग्रेटिट्यूडली नहीं हो रहा, तो फिर क्वांटम मेरिट से पैसे दे सकते हो। थर्ड, अगर कोई एक्सप्रेस एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है रेंडर सर्विसेज का, बट रेमनरेशन डिसाइड नहीं हुई है एग्रीमेंट में, तो फिर आप क्वांटम मेरिट लगा सकते हो। अब ये पता नहीं क्या नकली सा दे रखा है, दिया है तो मैं लिखवा देता हूं, इजी सा है वैसे। व्हेन वन पार्टी रिफ्यूजेस टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, जब एक पार्टी रिफ्यूज कर दिया टू परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट। अब संदीप ने बोला सर मुझे नहीं पढ़ना आगे, तो ठीक है भाई मत पढ़, लेकिन जो बचा हुआ पार्ट है, जो जो तूने परफॉर्मेंस जितनी मैंने दी है उसके बदले क्वांटम मेरिट लगेगा। पॉइंट नंबर 5, लास्ट पॉइंट बेटा, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज divisible and party not in default has enjoyed the benefit of part performance। बेटा कॉन्ट्रैक्ट का नेचर कैसा था, डिविजिबल। 10 फोन दे रहे थे, हर महीने एक फोन, तो डिवाइड हो सकता है ना ये। और मैंने 5 फोन रिसीव करके उसको एंजॉय करा था, तो मुझे 5 फोन के पैसे देने चाहिए नहीं देने चाहिए। तो मेरा अगर कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है और पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट ने एंजॉय करा है कुछ पार्ट परफॉर्मेंस, तो भैया ये हक है सामने वाले का कि उसे उतने पार्ट के पैसे देने चाहिए। जहां बेटा 5 केसेस खत्म होते हैं जहां पे क्वांटम मेरिट के लिए क्लेम जाता है, ठीक है। वैसे घुमा फिरा के एक ही जगह बात बोली हुई है, बट ये होता है आपका क्वांटम मेरिट खत्म, और इसी के साथ आपका ब्रीच होता है खत्म। देखो चैप्टर कितना छोटा था ये वाला, इसमें यार इससे लग गया क्योंकि लास्ट टाइम कुछ हो गया था गड़बड़। लास्ट टाइम मुझे शायद प्रशांत सर ने बुला लिया था, हाँ, वो तभी, वरना वो खत्म हो जाता, वरना वो 15-20 मिनट वहां लग गए ना, इसलिए मैंने 2 क्लास में खत्म था, थर्ड लग गई। और आज हम आगे बढ़ जाते, लेकिन आज छोटी क्लास हो गई, आज टीचर्स डे है तो उसके चक्कर में। तो एक बार समराइज कर दूं बेटा। पहला, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताया क्या होता है, जब पार्टी फेल और रिफ्यूज करती है परफॉर्मेंस को। कितने टाइप का होता है ब्रीच, 2, एक्चुअल और एंटिसिपेटरी। एक्चुअल होता है ऑन द ड्यू डेट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस, एंटिसिपेटरी होता है बिफोर द ड्यू डेट। एंटिसिपेटरी के 2 इफेक्ट होते हैं, या तो आप इमीडिएट बेसिस पे रिसाइन करो, अपनी ऑब्लिगेशन से डिस्चार्ज हो जाओ और सूट कर दो डैमेजेस, या आप स्टिल ऑपरेटिव मानो, कंटिन्यू करो, वेट करो टिल द डेट ऑफ परफॉर्मेंस, फिर एक्शन। 5 रेमेडीज होती है ब्रीच की, सिर्फ यही टॉपिक था 5। पहला, रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सूट फॉर इंजंक्शन, सूट फॉर डैमेजेस, और सूट फॉर क्वांटम मीडिएट। सूट फॉर डैमेजेस के अंदर फर्दर ये बातें बताई थी कि भैया सूट फॉर डैमेजेस में डैमेजेस के टाइप्स होते हैं 6। एक, जनरल या ऑर्डिनरी, स्पेशल डैमेज, विंडिक्टिव और एग्जाम्पलरी जो 2 केस में लगती है, नॉमिनल, डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स, और लास्ट प्रीफिक्स। हाँ, प्रीफिक्स में भी 2 टाइप की होती है, एक लिक्विडेटेड डैमेज और पेनल्टी। ठीक है, तो ये पूरे चैप्टर का समराइज वे में मैंने आपको बता दिया बेटा। ये आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है खत्म। अगली क्लास हम स्टार्ट करेंगे कंटिंजेंट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट सैटरडे को, ठीक है। देखेंगे, क्लास लंबी रखेंगे थोड़ा, 2-2.5 घंटा। 2 चैप्टर बचा है ना? हाँ, तो जो दोनों चैप्टर पढ़ेंगे क्या? जो अगली क्लास पढ़ाऊंगा कंटिंजेंट क्वासी, वो छोटा है।
ट्राई करूंगा वो सैटरडे अगर हम निपटा पाए तो निपटा देंगे। जो दूसरा वाला है वो बड़ा है भाई, वो अच्छा खासा बड़ा है, उसमें लगेंगे टाइम, मे बी शायद 5 to 6 क्लासेस, ठीक है। हाँ, और उसमें पेपर में भी कंफर्म आएगा, वो बिल्कुल 100% होता है। मतलब सर सितंबर पूरा तो यही चलेगा। कॉन्ट्रैक्ट उसके बाद फटाफट निपटेंगे। उसके बाद मैं आपको पार्टनरशिप कराऊंगा जल्दी, बिल्कुल कंपनी कराऊंगा जल्दी, एलएलपी कराऊंगा जल्दी, ये तीनों फुर्ती में। उसके बाद हम नेगोशिएबल कर सकते हैं। फिर सोगा है, सोगा थोड़ा सा बड़ा है, इसके कंपेरेटिव नहीं लेकिन थोड़ा सा बाकियों से बड़ा है, तो वो थोड़ा बाद में करेंगे। अब हम चैप्टर के नंबर्स में खींच लें। अभी हम टेंशन में लेना कि हमने इतना करा है, बस अभी सर एक ही चैप्टर खत्म हो रहा है, बेटा वो 1/3 है। अब ये भी तो समझो 1/3 ऑफ द सिलेबस खत्म हो गया, ठीक है, और बाकी चैप्टर जल्दी जल्दी निपटेंगे, तो ऐसा टेंशन नहीं। बस फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।